हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेंस। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, कितने भाग में बांटा गया है, नियम क्या है और ट्रांसलेशन इसमें किस तरह से हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टेंस टेंस को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं हम काल। और काल का यहाँ मतलब है समय से। काल का मतलब किससे है, यहाँ काल का मतलब है समय से। ठीक है, तो अगर हम समय की बात करें तो समय को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो ये समय है जो इस समय चल रहा है, एक समय वो है जो बीत चुका है, और एक समय की बात करें जो आने वाला है। तो 3 तरह के हम टाइम देख सकते हैं। एक तो चल रहा है, एक समय जो बीत चुका है, और एक समय जो कि आने वाला है। तो जो समय चल रहा है, इस समय जो समय चल रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान समय। तो समय को ही काल कहते हैं तो कह देंगे वर्तमान काल। एक समय वो है जो बीत चुका है, यानी कि बीत चुका है तो उसे हम कहेंगे भूतकाल। एक समय वो है जो आने वाला है, तो जो आने वाला समय है उसे हम कहेंगे भविष्यकाल। तो इस तरह से हमारे पास 3 भाग में टाइम हो गए। कौन कौन? एक हो गया वर्तमान काल, एक हो गया जो बीत चुका है उसे कहेंगे भूतकाल, और एक हो गया जो आने वाला है उसे हम कहेंगे भविष्यकाल। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिएगा टाइम हमारे पास 3 तरह के हो गए। पहला हो गया वर्तमान काल। वर्तमान काल ये मतलब जो इस समय चल रहा है, इसको इंग्लिश में कर देंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक समय है जो बीत चुका है उसे हम कह देंगे भूतकाल, उसे हम कह देंगे भूतकाल, और इसका इंग्लिश हो जाएगा पास्ट टेंस। एक समय है जो आने वाला है उसे कह देंगे हम भविष्यकाल, कह देंगे उसे हम भविष्यकाल। इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 तरह के टाइम हो गए। कौन कौन? टाइम को हम 3 भाग में बांट दिए। एक जो बीत चुका है, एक जो इस समय चल रहा है, और एक जो आने वाला है। जो इस समय चल रहा है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल, और इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस। जो बीत चुका है उसे हम कहेंगे भूतकाल, इंग्लिश में कहेंगे पास्ट टेंस। और एक समय है जो आने वाला है उसे हम कहेंगे भविष्यकाल, और इंग्लिश में कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, जो 3 ये टाइम है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी टेंसों को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। तो हम देखेंगे कि ये 4 उपभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, देखना 3 तरह के टाइम कौन कौन होंगे। पहला तो पहले ये देखो कि पहले है क्या। पहला था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अच्छा ये जो 3 तरह के टाइम है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको अब 4 उपभागों में बांटा गया है। वो 4 उपभाग कौन कौन है ये देखिए। पहला है इंडिफिनिट, पहला है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए मुख्य रूप से पूछेगा कि टाइम कितना है, टाइम कितने प्रकार के, तो हम बताएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन
इनको बांटा कितने भागों में गया है, तो प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक टेंस को मतलब कि इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है और इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन है, तो ये है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब समझना, अगर इस तरह से मुख्य रूप से तो 3 तरह के हो गए, लेकिन सबको 4-4 भागों में बांटा गया है, तो पूरा अगर टेंस हम देखें तो कितने प्रकार का हो जाएगा, तो 12 प्रकार का हो जाएगा। कैसे देखना, ये अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया है। किस भाग में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से पास्ट को भी बांटा गया है 4 भागों में। इसी 4 भागों में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर को भी बांटा गया है 4 भागों में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ने को लोग, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका 4 भाग, इसका 4 भाग, इसका 4 भाग, यानी कि प्रेजेंट का 4 भाग, पास्ट का 4 भाग और फ्यूचर का 4 भाग। टोटल कितने हो गए, 4 तिहाई 12 भाग। अब आप देखिए पढ़ेंगे कैसे इसे, तो देखना, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो इसी प्रेजेंट को ये 4 भागों में बांटा गया है। तो पढ़ेंगे कैसे, ये जो इंडेफिनिट टेंस है ना, इसके आगे जिसका हमें पढ़ना है उसको लगा देंगे। जैसे अगर हमें प्रेजेंट का पढ़ना है तो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करेंगे, प्रेजेंट को पढ़ना है इसके साथ, तो ये जो चारों प्रकार है ना, 1, 2, 3 और 4, इसके पहले जिस टाइम का हम पढ़ेंगे उसको लगाएंगे। अगर हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे तो इससे पहले प्रेजेंट लगाकर बोल देंगे इसे। अगर पास्ट का पढ़ेंगे तो इससे पहले पास्ट लगाकर बोल देंगे। और अगर फ्यूचर का पढ़ेंगे तो इससे पहले फ्यूचर लगाकर पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट को लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट को लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट को लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम प्रेजेंट का पढ़ सकते हैं। देखिएगा किसका, प्रेजेंट का। कैसे पढ़ेंगे, एक सेकेंड, कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट का पढ़ना है तो प्रेजेंट लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 इसके भाग हो गए। इसी तरह से पास्ट का भी पढ़ेंगे 4 भाग। तो पास्ट का पढ़ना है तो इन सबसे पहले क्या लगा देंगे, पास्ट लगाकर पढ़ लेंगे। कैसे, देखिएगा, अगर हमें पास्ट का पढ़ना है, किसका पढ़ना है, पास्ट का, तो देखिएगा हम इससे पहले क्या जोड़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से अगर हमको फ्यूचर का लेना है तो फ्यूचर का लेकर पढ़ लेंगे। तो इससे पहले क्या जोड़कर बोल देंगे, फ्यूचर। ये सबसे पहले ये जो 4 प्रकार लिखा है, ये सबसे पहले हम लिख देंगे फ्यूचर। देखिएगा फ्यूचर, FUTURE। देखिएगा फ्यूचर कैसे पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका 4 भाग, प्रेजेंट का 4 भाग, पास्ट का 4 भाग, फ्यूचर का 4 भाग। टोटल कितने हो गए, 4 4 8 4 12। टोटल कितने प्रकार हो गए, ये 12 प्रकार हो गए। तो अगर मुख्य रूप से पूछेगा कि टेंस कितने हैं तो 3 बताइएगा, कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टोटल पूछ दे कितना होगा, तो क्योंकि प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है तो 3 टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबको 4-4 भाग में बांटा गया। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। पढ़ेंगे कैसे, एक बार फिर से देखिएगा। पहले प्रेजेंट को लेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट का लेंगे तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हम फ्यूचर को लेंगे तो बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो इस तरह से हमारे पास टोटल हो गए 12 टेंस। ठीक है, तो ये जो 12 टेंसेज है ना, अब हम एक एक टेंसेज को देखेंगे कि इसमें क्या नियम होता है और किस तरह से किस टेंस में किस तरह का कैसा ट्रांसलेशन होता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज रहना जरूरी है। तो हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं, उसके बाद टेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, टेंस में अगर हम शुरू करेंगे तो पहले वर्तमान से ही शुरू करते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट को पहला भाग में पहला होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट का पहला भाग कौन सा होता है? इंडेफिनिट का। तो मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, तो थोड़ा सा ये देखिएगा कि यहाँ पर 12 टेंसेज है। तो मन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि 12 टेंसेज है तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है और कौन से वाक्य में कौन सा नियम लगेगा। तो जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो व्यक्ति की क्या होती है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना अपना पहचान होता है। ठीक है, तभी तो हम पहचानते हैं ना कि ये व्यक्ति फला जगह का है, फला का लड़का या लड़की है, जो कुछ भी है। ठीक है, तो किसी चीज के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं? उसका परिचय जानते हैं। तो ये जो 12 टेंसेज हैं, तो हम पता करेंगे कि क्या 12 टेंसेज में हम किस किस तरह से पहचान सकते हैं। तो क्या इसकी भी पहचान होती है? तो हाँ, होती है। 12 टेंसेज है, प्रत्येक टेंस का अपना अपना पहचान होता है और उसको बनाने का अपना अपना क्या होता है? नियम होता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। बेसिक चीजों में पहले आप ये समझिए कि हर एक टेंसेज का अपना अपना पहचान होता है। जो 12 के 12 टेंस है, 12 टेंसेज के पास अपना अपना उसका स्वयं का पहचान है। उसी पहचान के बेसिस पर हम पहचानते हैं कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है, फिर उस टेंस का हम नियम लगा के ट्रांसलेशन करते हैं। कोई भी वाक्य अगर लिखा रहेगा, उसका हमें ट्रांसलेशन करना रहेगा, तो पहले हम देखेंगे कि वो किस टेंस का है, और ये पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? पहचान देखना पड़ेगा। तो किसी भी टेंस को हम देखेंगे तो पहले उस टेंस में हम क्या जानेंगे? पहचान। क्या जानेंगे? पहचान, मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। उस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये भी हर टेंस का अलग अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब भी हर टेंस का, जो जितने 12 टेंस है, 12 टेंस का अलग अलग होता है। और फिर हम देखेंगे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया को हम कहते हैं मेन वर्ब। इंग्लिश में कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब। और मेन वर्ब में ध्यान रखेंगे कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और चौथा फॉर्म होता है कि इसी का, ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसी में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये चौथा फॉर्म बन जाता है। इसी चौथे फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो कोई नहीं, आप आईएनजी, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बाकी आप चाहे चौथा फॉर्म बोलो चाहे आईएनजी फॉर्म बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें पहले 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या? कि उस टेंस की पहचान क्या है, उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, और उस टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, मतलब कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। ये इतनी बेसिक चीजें हैं जो हमें किसी भी टेंस में मेन रूप से देखनी पड़ती है। थोड़ा सा और बेसिक चीज देखिएगा कि किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। कोई भी जब वाक्य लिखा रहता है ना, तो उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। देखिए, जैसे हम कोई भी वाक्य लिख देते हैं जनरली, वैसे समझाने के लिए अभी जब हम टेंस शुरू करेंगे तो समझेंगे इसी वीडियो में। अभी जैसे आगे जब शुरू करेंगे पढ़ना तो हम समझेंगे।
देखिए फिलहाल में ये देखिए, मान लीजिए कोई वाक्य लिखा है, जैसे मैं कह दूं वह जा रहा है, मैं कह दूं वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो इस टेंस में हमें इस टेंस में, इस वाक्य में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें दो चीजें होती हैं जिन्हें विशेष तौर पर देखा जाता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कर्ता, एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले ये सब चीजें देख लीजिए, बहुत आगे काम आएंगी। देखना, किसी भी वाक्य में हम दो चीजों पर पहले इनको खोजते हैं और इस पर विशेष ध्यान देते हैं कि है क्या। किसी भी वाक्य में पहला हम क्या खोजते हैं? सब्जेक्ट, और फिर क्या खोजते हैं? मेन वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट खोजने के लिए ना, कोई भी वाक्य रहेगा उसमें कौन का प्रयोग कर दीजिए तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। कोई भी वाक्य लिखा रहे, आप कौन शब्द का प्रयोग करिए, कौन, हु, WHO। कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हु, WHO। तो सब्जेक्ट खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? कौन का। कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, तो उस वाक्य में हम कौन का प्रयोग कर देंगे, जो उत्तर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट रहेगा। देखो, एक दिन में हम क्या बोलते हैं उनको, उनका नाम क्या है? शशि थरूर। एक दिन में शशि थरूर तो नहीं बन जाएंगे भाई, ठीक है। बेसिक जानकारी चाहिए, बेसिक नॉलेज सीखते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, उसमें सब्जेक्ट खोजने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कौन का। कोई भी वाक्य लिखा रहेगा तो उसमें हम सब्जेक्ट खोजने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? कौन का। करके देखेंगे अभी, अब देखिएगा। मेन वर्ब, किसी भी वाक्य में मेन वर्ब खोजना हुआ तो उसमें हम प्रयोग करते हैं क्या का। क्या इंग्लिश में कहते हैं क्या को क्या कहेंगे? व्हाट कहेंगे, ठीक है। मेन वर्ब खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्या का। और सब्जेक्ट खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कौन का। देखिएगा, देखिएगा, थोड़ा सा ये ध्यान देना। देखो, सब्जेक्ट खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट खोजने के लिए प्रयोग करेंगे हम कौन का। और मेन वर्ब खोजने के लिए, मेन वर्ब खोजने के लिए हम प्रयोग करेंगे क्या का। अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ, मैक्सिमम चांस होता है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं वाक्य होते हैं कि हमें देखने में लगेगा कि टेंस से बनेगा, लेकिन वो मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब, इस तरह से चीज से बनती है, वो टेंसेस से नहीं बनते हैं। लेकिन मैक्सिमम है कि ट्रांसलेशन में ऐसे बहुत सारे मतलब वाक्य होते हैं कि मैक्सिमम टेंस में ऐसे मिल ही जाता है कि आपको पता हो जाएगा। तो हम इसका ही जनरल तौर पर प्रयोग करके देखेंगे। देखिए, जैसे ये वाक्य लिखा है, भूल जाइए कि किस टेंस का है, कौन सा टेंस लगेगा, अभी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। फिलहाल में ये देखो आप कि ये वाक्य लिखा है, हमें सिंपल सा पता करना है कि इस वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा मुख्य क्रिया है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मेन वर्ब है। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट खोजने के लिए प्रयोग करते हैं कौन का, तो इस वाक्य में हम कौन का प्रयोग कर देंगे। जैसे कौन जा रहा है, क्या प्रयोग करेंगे? कौन का प्रयोग करेंगे। कौन जा रहा है? वह। जवाब क्या मिला? वह जा रहा है। तो वह ये क्या हुआ? ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया? वह। अब मेन वर्ब खोजना है तो इसी वाक्य में किसका प्रयोग कर देंगे? क्या का। वह क्या कर रहा है? जा रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? जाने का। तो ये जाना ही क्या है? मेन वर्ब है। ये जाना ही क्या है? मेन वर्ब है। समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। एक और उदाहरण आप देख लो, देखिएगा। जैसे मैं कोई भी कर दूं, जैसे तेंदुलकर आज मैच खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट खेलते हैं। आज क्रिकेट खेलते हैं। ये जैसे वाक्य लिखा है, हमें पता करना है कि इस वाक्य में कौन सब्जेक्ट है और क्या मुख्य क्रिया यानी कौन मेन वर्ब है। देखिए, ये वाक्य लिखा है, हमें पता करना है कि इस वाक्य में क्या सब्जेक्ट है और क्या मेन वर्ब है। तो अभी बताया मैंने कि सब्जेक्ट खोजने के लिए हम किसी वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं? कौन का। तो कौन का प्रयोग कर देंगे इस वाक्य में तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। और मेन वर्ब खोजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? तो मेन वर्ब खोजने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या का। तो इस वाक्य में हम क्या का प्रयोग कर देंगे तो मेन वर्ब मिल जाएगा। देखिए,
जैसे ये वाक्य लिखा है, हमें अभी ये नहीं देखना कि इस टेंस का, वो तो हम पढ़ेंगे अभी तब जानेंगे। आपको सिंपल पता करना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन मेन वर्ब है। तो इस वाक्य में आप कौन का प्रयोग कर दीजिए। कौन आज क्रिकेट मैच खेलते हैं? तो सचिन तेंदुलकर। जवाब क्या मिलेगा? सचिन तेंदुलकर। कौन आज क्रिकेट खेलते हैं? सचिन तेंदुलकर। कौन आज क्रिकेट खेलते हैं? सचिन तेंदुलकर। जवाब क्या मिल रहा है? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर क्या हो गए? ये हो गए सब्जेक्ट। क्या हो गए? सब्जेक्ट। और इसी वाक्य में किसका प्रयोग कर देंगे हम? क्या का। तो क्या मिल जाएगा? मेन वर्ब। देखिए सचिन तेंदुलकर आज क्या करते हैं? सचिन तेंदुलकर आज क्या करते हैं? तो खेलते हैं। क्या करते हैं? खेलते। ये खेलना ही क्या है? मेन वर्ब है। ये खेलना ही क्या हो गया? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया हो गया। सचिन तेंदुलकर आज क्या करते हैं? खेलते हैं। तो खेलने का कार्य क्या हो गया? मेन वर्ब। सिंपल से बात आप इतना समझिए कि सब्जेक्ट, अच्छा ये देखो, कर्ता का मतलब क्या हुआ? काम करने वाला। काम करने वाला जो काम करेगा ना वही कर्ता होगा। उसी कर्ता का इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो जो काम करने का कार्य करेगा ना वही काम करने वाला ही सब्जेक्ट होगा। जो कार्य करेगा तो वो करने मतलब क्या कर रहा है वही उसका क्या है? मुख्य क्रिया हो जाएगा। मेन काम का मतलब क्या है? वो क्या चीज करने का कार्य कर रहा है। तो जो करने का कार्य कर रहा है, जैसे ये सचिन तेंदुलकर खेलने का कार्य कर रहे हैं, तो खेलने का कार्य कर रहे हैं मतलब कि मेन वर्ब क्या हो जाएगा? खेलना हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और मेन वर्ब खोज सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी ट्रांसलेशन का पहचान क्या होता है, नियम क्या होता है और बनाएंगे ट्रांसलेशन कैसे। ठीक है, देखिए। हाँ, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि टेंस है क्या, टेंस कितने प्रकार का होता है, और दिए गए वाक्यों में हम सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया कैसे खोजेंगे, यानी कि मेन वर्ब कैसे खोजेंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छा हमने एक चीज और सीखा कि किसी भी टेंस में महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है। किसी भी टेंस की पहचान, उसमें सहायक क्रिया उसकी क्या होती है, और उसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, ये तीन चीजों को हम विशेष ध्यान देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक टेंसेस शुरू करेंगे और एक एक टेंसेस को निपटाते जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम क्या करेंगे, पहला टेंस शुरू करेंगे प्रेजेंट, और प्रेजेंट का पहला भाग क्या था? इंडेफिनिट। तो मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम शुरू क्या करेंगे अब दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी टेंस को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन बातों पर मेन रूप से ध्यान देना है, बाकी बातों पर भी ध्यान देना है, लेकिन मेन फोकस हमारा तीन चीजों पर होना चाहिए। किस किस पर? पहला कि उस टेंस की पहचान क्या है, उस टेंस की पहचान क्या है। दूसरा, सहायक क्रिया क्या है उस टेंस की, उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, और उस टेंस का मुख्य क्रिया, उस टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है। देखो पहचान को इंग्लिश में कह देंगे इंट्रोडक्शन। क्या कह देंगे? इंट्रोडक्शन। सहायक क्रिया का मतलब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया का मतलब हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। देखिएगा किसी भी टेंस को समझने के लिए हम लोग 12 टेंस पढ़ेंगे आपसे। पहला टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही एक एक करके 12 टेंस पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी टेंस का प्रोसेस यही रहेगा सभी टेंसों में। इसके बाद जो टेंस आएगा, इसके बाद जो भी आएगा, सब में हम लोग पहले यही देखेंगे। सबसे पहले यही देखेंगे कि किसी भी टेंस की पहचान क्या है, उसकी सहायक क्रिया क्या है, और उसमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है। क्या देखेंगे कि उसकी पहचान क्या है, उसकी सहायक क्रिया क्या है, और उसमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है। मतलब फर्स्ट फॉर्म लगता है कि सेकेंड फॉर्म लगता है कि थर्ड फॉर्म, और जो चौथा फॉर्म होता है उसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म। या तो सिंपल आप कह सकते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा? मेन वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम शुरू कर दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में हम कहेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है। पहले किसी भी टेंस को समझने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि उसकी पहचान क्या है, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया और कुछ नियम उसके कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इस टेंस में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला हम देखेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं। देखिएगा कौन कौन, ता है वाक्य के अंत में, क्या आएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएगा वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अच्छा अब देखना इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया आपके डिस्प्ले पर ना नीचे लिख रहा होगा, वो कंप्यूटराइज लिख रहा होगा, उसको आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो रोक के उसको जो परिभाषा डिस्प्ले पर शो हो रही होगी, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे, भले ही ये साफ न दिखे आपको लेकिन उस पर डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, तो आप वीडियो रोक के उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। लिखने के बाद ही हम समझेंगे कि बनाएंगे कैसे। तो पहचान हो गया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आएंगे वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इस टेंस की सहायक क्रिया की बात करें तो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और होती है डज। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। अब देखिएगा हमने सहायक क्रिया की बात कर ली, अब हम देखेंगे कि इस टेंस का मुख्य क्रिया का कौन सा भाग लगता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा भाग लगता है। मुख्य क्रिया इसमें मेन वर्ब का पहला भाग लगता है, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एमडी का फर्स्ट फॉर्म। तो इस टेंस में हमने अभी तक क्या देखा कि इसकी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। बात करें इसकी सहायक क्रिया की तो इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। और बात करें अंतिम में इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया का हम पहला भाग लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, इसमें थोड़े से नियम है, आप स्टार बना के नोट में लिख लीजिएगा कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं बल्कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि एमवी फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, तो मुख्य क्रिया के पहले भाग में यस या ई यस जोड़ देते हैं। यस या ई यस जोड़ देते हैं। ये सब नियम अभी आप लिख लीजिए, मैं अभी समझाऊंगा कि ये पूरा अप्लाई कैसे होगा और किस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए साधारण नोट में क्या लिखिएगा कि साधारण वाक्य में, सिर्फ इस टेंस के लिए है, ये अन्य के लिए नहीं है यार, लिख लो यार नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस टेंस में साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं
बल्कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। दूसरा नोट लिखिएगा, स्टार बना के नोट लिख लीजिएगा। दूसरा नोट लिख लीजिएगा, स्टार ऐसे बनाकर नोट में लिखिएगा। क्योंकि इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है, तो दूसरे नोट में लिख लीजिएगा कि नोट में लिख लीजिएगा कि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता में कौन कौन आ जाएगा? ही, सी, इट आदि के साथ सहायक क्रिया, डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नोट बना के लिख लीजिएगा, दूसरा स्टार बना के लिख लीजिएगा कि बहुवचन करता यानी कि आई वी यू दे, आदि के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो नोट पहला में क्या हो जाएगा कि एक वचन कर्ता में आएगा ही, सी, इट। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे लिखिएगा नियम, लिखिएगा हेडिंग बनाने के नियम। आगे लिखिएगा हम। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा कि इस टेंस की पहचान क्या है, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, इस टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा पर्सन लगाते हैं, इस टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, और इस टेंस की सहायक क्रिया डू या डज में डू और डज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो नोट में अभी आपने लिखा कि डू का प्रयोग हम किसके साथ, बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे, और बहुवचन कर्ता में क्या आएंगे, एक से अधिक, जैसे आई, वी, यू, दे। और डज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। एक वचन में कौन कौन आएगा, तो एक वचन में आएगा ही, सी, इट, या किसी सिंगल पर्सन का नाम या कोई सिंगल व्यक्ति, ऐसे शब्द आएंगे तो एक वचन में होगा, उसके साथ सहायक क्रिया हम डज का प्रयोग कर देंगे। और आपने एक नोट लिखा कि डू या डज जो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है ना, जो साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा समझ लो। साधारण वाक्य का मतलब क्या है, देखो वाक्य तीन तरह के होंगे। वाक्य का मतलब हो गया सेंटेंस। तो ये तीन तरह के होंगे वाक्य। कौन कौन होगा, एक तो ऐसा वाक्य होगा जिसमें न ही कोई नहीं शब्द रहेगा और न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। जैसे मैं कह दूं कि मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं कह दूं मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको इसमें देखिए कहीं भी आपको कोई नहीं शब्द लिखा दिख रहा है, कहीं भी नहीं ये शब्द लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब कि ये निगेटिव नहीं है। अरे यार समझ लो ऐसे, देखो सेंटेंस ना तीन प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, या कोई इसी को ऐसे देख लो यार, सेंटेंस में हमारे पास तीन तरह के आएंगे। पहला होगा अफर्मेटिव, या इसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंस, इसी कह देंगे हम सिंपल सेंटेंस। इसी को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कह देंगे नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक
वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होगा? अच्छा, सिंपल में क्या होगा कि इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं लगा रहेगा, न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द रहेगा। ये दोनों चीज इसमें नहीं रहेंगे, सिर्फ ये साधारण वाक्य रहेगा। जैसे कि मैं कह दूं मैं पढ़ाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं नहाता हूँ, या तुम नाचती हो, तुम गाती हो, तुम पढ़ती हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो। ये क्या है? इसमें कहीं भी क्या आया? कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया, नहीं कहीं प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हो गया। मतलब कि इसमें नहीं शब्द आएगा, न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। नकारात्मक यानी कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि इसमें नहीं शब्द आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, तुम नहीं जा रही हो, तुम गीत नहीं गाती हो, तुम भाषण नहीं दे रहे हो, तुम मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो हर चीज में क्या रहा? नहीं। तो नहीं शब्द ये क्या हो जाएगा? नहीं शब्द अगर वाक्य में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, इसको थोड़ा समझना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा समझना। देख लेना यहाँ से। सेंटेंस तीन प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द नहीं रहेगा, न ही कहीं प्रश्न पूछा रहेगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वाक्य में नहीं शब्द आएगा। ठीक है, वाक्य में क्या आएगा? नहीं शब्द लिखा रहेगा। नहीं, कौन सा शब्द लिखा रहेगा? नहीं शब्द लिखा रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा समझना है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, देखना, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न पूछेगा। जिस वाक्य में जैसे मैं कह दूं कि क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम गाती हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब से पढ़ा रहे हो, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, इसमें नहीं भी आ सकता है, इसमें तो नहीं आएगा। देखो, नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं आ सकता, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आ सकता क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? नहीं शब्द आ सकता है। जैसे कि क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानती हो, या क्या तुम नहीं जा रहे हो, तुम कब से तुम वहां पर कब से नहीं पहुंचे हो। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा कि प्रश्नवाचक शब्द में इस तरह से क्या हो जाएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें नहीं शब्द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन हाँ, निगेटिव सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें निगेटिव आ भी सकता है। उसको कह देते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं आ जाता तो कह देते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें नहीं आ सकता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंसेस आएंगे। देखो, प्रश्न हम दो तरीके से पूछते हैं। एक तो होता है कि उसका सीधा सीधा जवाब दिया जा सके, यानी कि यस और नो टाइप। यस और नो टाइप का मतलब कि प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि उसका जवाब सिर्फ दो ही होता है, हाँ या ना। एक में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, मतलब विवरण देना पड़ता है, व्याख्या करनी पड़ जाती है। ये समझिए कि बढ़ा चढ़ा कर मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव में ना दो तरीके के सेंटेंस आएंगे, इसको देख लेना थोड़ा सा। इंट्रोगेटिव में ना दो तरीके के सेंटेंस आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना दो तरीके के सेंटेंस आएंगे। एक आएगा एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप, इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका सीधा सीधा जवाब होता है। जैसे मैं प्रश्न पूछूं कि क्या तुम मोहन हो, क्या तुम सोहन हो, क्या तुम ब्रिजेश हो, तो क्या आप बोलोगे कि भाई मैं हूं या नहीं हूं, यानी कि क्या बोलोगे, हाँ या ना। जैसे मैं कहूँ क्या तुम इंजीनियर हो, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, या आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं पूछ दूं क्या पूछूं, क्या यह सर्दी का मौसम है, हाँ या ना।
क्या यह गर्मी का मौसम है, हाँ या ना? क्या तुम बैठी हो, हाँ या ना? क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ या ना? तो इसमें क्या होगा, जवाब क्या मिलेगा, हाँ या ना। मतलब है तो प्रश्नवाचक, लेकिन इसमें क्या है कि सीधा सीधा जवाब दिया जा सकता है सिर्फ किसमें, हाँ या ना में। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे अगर, तो उसको कहेंगे कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन किस टाइप का, यस और नो टाइप का। किस टाइप का, यस और नो टाइप का। इसको टेंस बनाते समय हम ऐसे बोल देंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहा आया हो शुरू में, जब प्रश्नवाचक शब्द कहा आया हो वाक्य के शुरू में। और दूसरा टाइप हम बोलेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। जैसे देखिएगा, जैसे मैंने अभी जितना प्रश्न पूछा कि क्या तुम ब्रजेश हो, क्या तुम मोहन हो, क्या तुम इंजीनियर हो, क्या तुम बैठी हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, इस सब में आप ये देखिए कि मैं प्रश्नवाचक शब्द कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाक्य के शुरू में। कहाँ कर रहा हूँ, जो ये क्या शब्द है, यही तो प्रश्नवाचक शब्द है, और ये कहाँ आ रहा है, वाक्य के शुरू में। यानी कि इंट्रोगेटिव में कौन सा आ जाएगा, पहला टाइप आ जाएगा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। दूसरा टाइप क्या होगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। जैसे तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो। तो ये कब, क्यों, कैसे, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रश्नवाचक शब्द हो गए, लेकिन आ कहाँ रहे हैं, वाक्य के बीच में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, वाक्य के बीच में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंसेज आएंगे। एक आएगा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, एक आएगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए दोस्त। सेंटेंसेज में हमने कैसे बताया कि तीन तरह के सेंटेंसेज आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा क्या कि कहीं भी नहीं नहीं दिया रहेगा, नहीं कोई प्रश्न पूछा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य रहेगा, उसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं रहेगा, कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं रहेगा। दूसरा क्या होगा कि निगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें नहीं शब्द जुड़ा रहेगा। कौन सा शब्द जुड़ा रहेगा, नहीं शब्द जुड़ा रहेगा। तीसरा मैंने क्या बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव में दो तरीके के सेंटेंस होंगे। एक तरीका होगा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, दूसरा होगा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो इस तरह से सेंटेंसेस होगा, टेंसेस में इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। हम नियम लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। देखिए, जब आपको पता चल गया कि सेंटेंसेस तीन तरह के इसमें आएंगे, तो भाई टेंस तो 12 प्रकार के है ना। तो हम देखेंगे कि 12 में 12 टेंस है, इन 12 टेंसों में हर टेंस के लिए, क्योंकि हर टेंस में ये तीन तीन तरह के सेंटेंस आएंगे। कोई भी टेंस आप पढ़ोगे ना, इन टेंसों में तीन तरह के सेंटेंस आएंगे। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य आएगा, और निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य आएगा, और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। तो अब इनको बनाने का नियम क्या है, मतलब कि अगर इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा या अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा या साधारण वाक्य रहेगा, तीनों एक ही है, तो इसको बनाने का नियम क्या है। अगर निगेटिव वाक्य रहेगा तो उसको बनाने का नियम क्या है, और प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो उसको बनाने का नियम क्या है। चलिए हम थोड़ा सा नियम लिखते हैं कि इस टेंस में इस तीन प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने का नियम क्या है। तो चलिए नियम लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके नियम लिखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव में जो दो टाइप होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के नियम क्या है। तो लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा बनाने के नियम, हेडिंग डाल लीजिएगा बनाने के नियम, बनाने के नियम, बनाने के नियम क्या हो जाएगा, नियम। तो पहला हम देखेंगे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट, ये आप लिख लीजिए, हम थोड़ी देर में अभी पूरा लिखवाने के बाद तुरंत समझाएंगे कि किस तरह से कैसे बनेगा। सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये ऑब्जेक्ट पूरा लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये नियम हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब में यस या ईएस, मेन वर्ब का कौन सा, ये एक लिखने का मतलब क्या है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, देखिएगा दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या हो जाएगा कि पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इसमें, इसमें हम लगा देंगे डू या डज। ठीक है, फिर क्या लगा देंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट OBJECT, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट OBJECT, फिर आ जाएगा अदर, आ जाएगा अदर। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। देखो यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, मैं समझा रहा हूँ आपके डिस्प्ले पर ना, पूरा नियम ये सब जो मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, वीडियो पे ही डिस्प्ले पर आ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ क्योंकि वहां पर लिखा रहेगा साफ साफ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अफर्मेटिव का ये नियम हो गया, निगेटिव का ये नियम हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, देखिए। ठीक है, ये हो गया होगा, मिटाते हैं इसे। देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला रहेगा जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के शुरू में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब नियम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, नॉट प्लस मेन वर्ब का लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य में जरूर लगाएंगे, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जब प्रश्नवाचक वाक्य शब्द कहाँ हो, वाक्य के बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब कैसा नियम रहेगा, तो रहेगा पहले हम लगा देंगे प्रश्नवाचक शब्द यानी कि WH वर्ड, WH वर्ड, ये अभी समझाएंगे आपको कि क्यों WH वर्ड कह रहे हैं इसे। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस नॉट, अगर नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब का जो है पहला फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद अदर, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये ऑब्जेक्ट और प्लस अदर है। ठीक है, देखिएगा ये नियम हो गया। तो नियम इंट्रोगेटिव में क्या हो गए, दो नियम हो गए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो नियम क्या रहेगा, पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, WH वर्ड अभी लिखवाएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इतना नियम लिख लीजिए। उसके बाद आप समझते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि ये सब देखो बेसिक ही चल रहा है अभी,
देखो शुरू में क्या है ना कि आप शुरू में समझ लोगे थोड़ा, तो आगे क्योंकि पूरा एकदम सेम प्रोसेस मूव करेगा हर टेंसेस में। तो हम क्या करेंगे, एक में पहले विस्तार से समझ लेते हैं लिख लिख के, आगे बस हम क्या करेंगे अगले सेंटेंस में बस हम पहचान बताएंगे, सहायक क्रिया बताएंगे, नियम लिखवाएंगे और फटाफट हम लोग क्या करेंगे सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। पहला टेंस है इसलिए आप एकदम विस्तार में समझ लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये दोनों देखिए, नियम डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, ये अगर साफ साफ नहीं दिख रहा तो आपके डिस्प्ले पर लिख रहा होगा, तो वहां से आप लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम। आगे देखिएगा थोड़ा सा कि प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। आगे देखिएगा हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है। लिख लीजिएगा हेडिंग प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक का शब्द। इसी को हम कह देंगे क्वेश्चन वर्ड, या इसी को हम कहते हैं WH वर्ड। WH वर्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि जितने प्रश्नवाचक शब्द आएंगे ना, आप देखिएगा कि लगभग मैक्सिमम जो शब्द होंगे उसका जो स्टार्टिंग होगा ना WH से ही होगा। जैसे कि WHAT वाट माने क्या, वाट माने क्या हो जाएगा क्या। दूसरा हो जाएगा वेन माने हो जाएगा कब। अच्छा थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेन माने होता है कब WHEN, और हाउ लॉन्ग माने होता है कब से। हाउ लॉन्ग माने क्या हो जाएगा कब से। उसी तरह से क्या हो जाएगा हाउ मेनी, और क्या हो जाएगा हाउ मेनी माने कितना और या कितने कुछ भी कह लीजिए। और हाउ मच माने भी होता है, हाउ मच माने भी होता है कितना या कितने। इसी तरह से अच्छा थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हाउ मेनी माने होता है कितना या कितने, और हाउ मच माने भी होता है कितना और कितने। लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग हम कब करेंगे, काउंटेबल चीज के लिए, जैसे कि जिसको गिना जा सके, जैसे हम कहेंगे कि इस कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो हम इसे गिन सकते हैं कि 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, जो भी, तो क्या होगा काउंटेबल है क्योंकि गिना जा सकता है। तो जिसको गिना जा सकता है या मापा जा सकता है, मापा तो इसमें भी जाएगा, अच्छा गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और मात्रात्मक चीजों के लिए, जैसे मैं कह दूं कि इस गिलास में कितना पानी है, अब आप गिन के तो नहीं बताएंगे कि 1 पानी है 2 पानी है, भाई वो तो मात्रात्मक हो गया ना। तो जैसे ही हम बात करेंगे मात्रात्मक चीज के लिए, मतलब कि क्वांटिटी के लिए, किसके लिए क्वांटिटी के लिए, तो क्वांटिटी के लिए कितना या कितने के लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और अगर नंबर है यानी संख्या है तो कितना या कितने के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, आगे चलते हैं दोस्त, याद रखना, इसे लिख लो यार नहीं तो भूल जाओगे। हाउ मेनी का प्रयोग संख्या के लिए करेंगे, संख्या का मतलब कि जिसे गिना जा सके, इसका मतलब मात्रा के लिए करेंगे। हाउ मच के लिए हाउ मच का प्रयोग मात्रात्मक के लिए करेंगे, मतलब मात्रा के अर्थ में करेंगे, ठीक है। देखना वाट माने क्या, वेन मतलब कब, और कब से रहेगा तो क्या लगाएंगे हाउ लॉन्ग, और क्या हो गया हाउ मेनी मतलब कितना है कितने, हाउ मच मतलब कितना है कितने। अंतर क्या है कि हाउ मेनी का संख्या के लिए यानी जिसे गिना जा सकता है उसके लिए प्रयोग करेंगे, और हाउ मच का प्रयोग करेंगे मात्रात्मक के लिए, जिसे मतलब तौला जा सके, मापा जा सके, लेकिन संख्या के मतलब संख्या के रूप में रहेगा तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या होगा, कौन कौन बचा अभी, वेयर, क्या होगा वेयर मतलब क्या होगा कहाँ, वेयर मतलब क्या होगा कहाँ। वाई मतलब क्या होगा क्यों, ठीक है। हुम मतलब क्या हो जाएगा किसे, हुम मतलब क्या हो जाएगा किसे। हुज मतलब क्या होगा किसका या किसकी, किसका या किसकी। क्या होगा किसका या किसकी,
किसका या किसकी, ठीक है। हुज माने क्या हो जाएगा, किसका या किसकी। और कुछ बचा है, वाट, वाई, वे, हाउला, और कुछ तो ऐसे बचा नहीं है। इतना होता है, ठीक है, इतना होता है। ये क्वेश्चन वर्ड हो गए, या तो इसी को WH वर्ड कहते हैं। ध्यान देना, देखो WH 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 WH, उससे पहले जो वे सब लिखवाए थे वाट, वाई, तो वे सब में क्या था, सब में WH, तो स्टार्टिंग में WH रहता है, इसलिए इसको कह देते हैं कि WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये इतने हो गए क्वेश्चन वर्ड, मतलब प्रश्न इन्हीं शब्दों के प्रयोग करके पूछा जाएगा। तो अभी तक थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि ये पता रहे कि आगे किस तरह से हम मूव करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि टेंस, टेंस क्या है, समय है। समय को हमने कैसे देखा कि 3 भाग में बांट सकते हैं, जो समय चल रहा है यानी कि वर्तमान काल, जो समय बीत चुका है यानी कि भूतकाल, और जो समय आने वाला है यानी कि भविष्य काल। उसके बाद हमने देखा कि प्रत्येक टेंसेस को, ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, इन प्रत्येक टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीनों टेंसेस को 4-4 भागों में बांटा गया, तो इस प्रकार से हमारे पास 12 टेंसेस हो जाते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट को लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट लेंगे फ्यूचर का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने क्या कहा कि शुरू में हमने ये देख लिया कि टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। फिर हमने कहा कि किसी भी टेंस को पढ़ते समय हम विशेष तौर पर क्या ध्यान देंगे, तो किसी भी टेंस को पढ़ते समय पहले हम उसकी देखेंगे कि उस टेंस की पहचान क्या है। टेंस की पहचान देखने के बाद हम देखेंगे कि उस टेंस की सहायक क्रिया क्या है। फिर देखेंगे कि उस टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें देखो, इतना देखने के बाद हम क्या करेंगे कि अभी अभी हमने समझा कि सेंटेंस 3 प्रकार के आएंगे टेंस में। कौन कौन, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ऐसे वाक्य करेंगे जिसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं रहेगा और न ही कहीं प्रश्न पूछा रहेगा, मतलब कि कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा रहेगा और न ही कहीं नहीं शब्द रहेगा, तो उसे कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस। और नकारात्मक में क्या होगा, यानी निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वाक्य में नहीं शब्द रहेगा। कौन सा शब्द रहेगा, नहीं शब्द रहेगा। और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें 2 तरीके के सेंटेंसेज आएंगे। एक तो आएगा यस या नो टाइप, मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होगा, और इंट्रोगेटिव में जो दूसरा होगा यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। तो ये जो 3 तरह के सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव या सिंपल कह लें, और उसको कह देंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये 3 तरह के सेंटेंसेस को हर टेंस में किस तरह से बनाएंगे उसका हम नियम देखेंगे। तो जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमने प्रेजेंट टेंस का पहचान देख लिया, सहायक क्रिया देख लिया, मुख्य क्रिया देख लिया, और हमने क्या देखा कि उसमें ये जो 3 तरह के सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसके बनाने का नियम हमने देखा। अब हम समझते हैं बारी बारी से कि कैसे इसको बनाएंगे। एक में समझ लीजिए, बाकी में हम बस थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे, अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आगे मूव करने में आसानी होगी। देखिएगा, अब हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। देखिए, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा सा इसे 1 मिनट में समझ लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हमने क्या बताया कि किसी भी टेंस को पढ़ते समय क्या देखना है, उसकी पहचान, उसकी सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, और उसमें उस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है। अभी हमने सारा कुछ लिखवा रखा है, ठीक है, उसको आप देखिएगा। देखो, पहला हमने क्या लिखाया था कि पहचान, हम किसी भी सेंटेंस का वाक्य रहेगा तो पहचानेंगे कि किस
कोई भी सेंटेंस अगर लिखा रहेगा तो हम पहचानेंगे कि वो किस टेंस का है, तो उस टेंस का नियम लगा देंगे। उस टेंस के नियम में क्या होगा, ये जो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का नियम लिखवाए हैं, ये इस 3 तरह के सेंटेंसेस आने वाले हैं, 3 तरह के सेंटेंसेस आने वाले हैं। तो इसी तरह के सेंटेंस होंगे, देखना, ठीक है। देखना, सिंपल सेंटेंस में हमने पहचान लिखवाया था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। हमने ये लिखवा रखा है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक आएगा, ऐसा नहीं कि वह जाता है, ती है, ते है, तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, एक ही आएगा। वह जाते हैं, या वह जाता है, या वह जाती है, मतलब ती है, ते है, ते है, ठीक है। उन तीनों में से कोई एक ही शब्द आएगा। देखिएगा कैसे, जैसे लिखा हो, मैं लिख दूं कि वह जाता है, वह जाता है। देखो कोई वाक्य जैसे लिखा है, समझना। अब यहाँ से देखो टेंस चालू हुआ। ये जो पीछे मैंने बताया वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि आप समझ सके, और इस टेंस के बारे में जो लिखवाया है, क्योंकि टेंस पढ़ रहे हैं तो भाई विस्तार में ही पढ़ेंगे। तो देखना, वह जाता है जैसे वाक्य हो गया, ठीक है। हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये हेडिंग आप कर लीजिएगा, सिंपल सेंटेंस। इसी को हम कहते हैं अफर्मेटिव भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देखिएगा, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे वाक्य हो गया कि वह जाता है, क्या वाक्य है, वह जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, देखना, तो ये वाक्य देख लेंगे कि इसमें कहीं भी नहीं शब्द है, कहीं भी नहीं शब्द, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस वाक्य में भाई ये हमें ये देखकर तो पता चल गया कि ता है तो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन अब ये देखेंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमने पढ़ा है कि 3 तरह के सेंटेंस है, कौन कौन, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम देखेंगे कि ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस है ये पता कर लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम तो लिखा ही रखा है कि अफर्मेटिव किस नियम से बनेगा, निगेटिव किस नियम से बनेगा, और इंट्रोगेटिव में 2 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, किस तरह से बनते हैं, नियम तो हमने लिखा ही रखा, अभी थोड़ी देर पहले पीछे लिखवाया है। तो हम क्या करेंगे कि भाई वाक्य तो हम पहचान गए कि चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि लास्ट में ता है आया है। अब ये तीनों में हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है ये। देखो, इसमें कहीं भी, इस वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द आया है, कहीं भी नहीं शब्द, वह जाता है, इसमें कहीं भी नहीं शब्द आया है, कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया है, मतलब ये निगेटिव तो नहीं है, ये निगेटिव तो नहीं है। अब देखना, इस वाक्य में कहीं भी कोई प्रश्न पूछा गया है, जैसे कब, क्यों, कैसे, किसे, किसका, कितना, कितनी, ये सब पूछा है, कहीं नहीं पूछा है। वाक्य में देखिए कहीं भी कब, क्यों, कैसे, क्या, कितना, कितनी, ये सब कहीं लिखा है, किसे, किसको, किसकी, ये सब कहीं कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्रश्न भी नहीं पूछा है। अरे भैया, जब ये नहीं शब्द नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो बचता कौन है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा बचता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी तक हमने क्या किया कि ये एक वाक्य लिखा था, वह जाता है, इस वाक्य में हमने अंत में देखा तो हमें मिला ता है आया, तो ता है से हमने पहचान लिया कि भाई ता है, ये किसका पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमने क्या किया कि भाई इसमें 3 तरह के सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने छाट लिया कि कौन सा, इसमें कहीं नहीं शब्द नहीं है तो ये निगेटिव भी नहीं है, और कहीं प्रश्न नहीं पूछा है तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब है अफर्मेटिव। अब देखेंगे तीसरा स्टेप कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है। आपने पीछे लिखा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, देखिएगा, देखिएगा ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव से अच्छा सेंटेंस क्या था, वह जाता है, वह जाता है,
वह जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस था। अच्छा, प्रेजेंट इंफिनिट में सिंपल सेंटेंस का लीजिए, इसी को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बनाने का नियम क्या होता है? नियम होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अन्य कोई शब्द रहेगा अदर। ये नियम होता है। ये नियम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का, ये नियम होता है। तो देखना, एक सेकेंड, तो देखना, ये नियम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। ठीक है, तो देखना हम, अच्छा थोड़ा सा ये समझ लो यार, ये यस या यस वाला चक्कर क्या है, ये समझो। यस या यस कब लगाएंगे? ठीक है, जब कोई ना, जब मतलब ये क्या हो, कोई वर्ब हो, ठीक है, कोई वर्ब हो या कोई नाउन हो। देखना, अगर वाक्य के सॉरी शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में यस हो या डबल यस हो या यक्स हो या जेड हो, और क्या आएगा, या यस एच हो या सी एच हो, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अगर इतना वाक्य किसी भी शब्द के अंत में अगर ये मीनिंग आती है यस या डबल यस या यक्स या जेड या यस एच या सी एच, तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। याद रखना, अगर यस हो, अगर डबल यस हो, एक्स हो, जेड हो या फिर एस एच हो या फिर सी एच हो, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। ठीक है, अब देखना, देखना ये चीजें थोड़ा सा क्लियर याद रखना, किसके साथ यस जोड़ेंगे, किसके साथ ई एस जोड़ेंगे। अभी मैंने समझाया, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर यस रहेगा, डबल यस रहेगा, सी एच रहेगा, ओ रहेगा, और क्या रहेगा, ये एस एच रहेगा, तो क्या यक्स रहेगा, जेड रहेगा, तो क्या जोड़ेंगे? ई एस। और बाकी कुछ रहेगा तो उसके साथ क्या जोड़ देंगे? यक्स जोड़ देंगे। ठीक है, अब टेंस बनाएंगे। देखो थोड़ा सा, एक मिनट फिर रिवाइज कर लो कि हमने क्या किया कि एक वाक्य लिखा था, हमने पहचान लिया भाई लास्ट में देख कर ता है तो किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसमें 3 तरह के सेंटेंसेस हो जाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। हमने देख लिया कि कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, मतलब कि निगेटिव नहीं है। कहीं भी प्रश्न क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसकी, किसे, क्यों, ये सब कुछ नहीं पूछा है, मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं है। बचा क्या? सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हमने क्या किया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमें पता हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो हमने नियम लिख लिया कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। देखो नियम ये होता है, क्या है? सब्जेक्ट मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम क्या करेंगे, यही नियम इसमें क्या कर देंगे? लगा देंगे और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नियम कैसे लगाएंगे भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट। नियम देखना, पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर लिखना है। देखो सब्जेक्ट, भाई ये वाक्य है, हमें क्या लिखना है? पहला सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट खोजने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है अभी आपको कि कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, उसमें सब्जेक्ट खोजने के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? कौन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? कौन का। सब्जेक्ट खोजने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कौन का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हम कौन का प्रयोग कर दीजिए। कौन जाता है? वह। कौन जाता है? वह। वह जाता है। कौन जाता है? वह। तो कौन का प्रयोग करने से क्या जवाब मिला? वह। यानी वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सब्जेक्ट खोजने के लिए वाक्य, कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, आप कौन का प्रयोग कर दीजिएगा। और ये क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया खोजने के लिए वाक्य में क्या का। याद रखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हमेशा सत्य नहीं होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होंगे कि मिल भी नहीं करेगा, आप कौन का प्रयोग करेंगे नहीं मिलेगा सब्जेक्ट। तो ये मतलब एक जनरल वे है खोजने का। बाकी ये नहीं कि ये नियम है कि कौन का प्रयोग करने से मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कहीं भी दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझिए कौन का प्रयोग कर देंगे इस वाक्य में। कौन जाता है तो वह। तो वह थोड़ा सा यहाँ देख लेना, वह में अगर लड़का है तो वह का मीनिंग ही लिखते हैं,
अगर लड़की है तो वह का मीनिंग सी लिखते हैं, अगर निर्जीव वस्तु है तो वह का मीनिंग दैट लिखते हैं। याद रखना, अगर लड़का है तो वह का मीनिंग ही लिखते हैं, अगर लड़की है तो वह का मीनिंग सी लिखते हैं, और निर्जीव वस्तु है तो वह का मीनिंग दैट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, वह है तो वह जाता है। भाई वह जाता है, हमें पता हो गया कि नियम में पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट वह है, वह जाता है, लड़का का बोध हो रहा है तो वह का मीनिंग हम क्या लिख देंगे, ही। क्या लिख देंगे, ही। उसके बाद देखो सब्जेक्ट तो हो गया, अब नियम में क्या है, मेन वर्ब। क्या लिखना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब क्या हुआ, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया खोजने के लिए हमने शुरू में ही बताया है कि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया खोजने के लिए क्या का प्रयोग कर दीजिए, किसका प्रयोग कर दीजिए, क्या का प्रयोग कर दीजिए, तो मुख्य क्रिया मिल जाएगा। तो इस बात, अच्छा नियम बार बार कह रहा हूँ भाई, ये जो कौन और क्या मैं बता रहा हूँ खोजने के लिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी, मैक्सिमम तौर पर मिलता है, तो हम एक जनरल वे में कहते हैं कि भाई प्रयोग करके देख लेना। तो मुख्य क्रिया क्या करेंगे, क्या का प्रयोग कर दीजिए, वह क्या करता है, जाता है, वह क्या करता है, जाता है। देखो सब्जेक्ट हमने लगा रखा है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की बारी है, तो मेन वर्ब खोजने के लिए क्या का प्रयोग कर दीजिए, वह क्या करता है, जाता है। तो भैया जाने का कार्य करता है, तो जाना क्या होगा, मेन वर्ब हो गया। तो जाना का मीनिंग होता है गो। क्या होता है, गो। लेकिन नियम लिखा है यहाँ, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें यस या क्या जोड़ना है, ईएस। क्या जोड़ना है, यस या ईएस। तो देखो लास्ट में क्या है, मीनिंग की ओ है, तो क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईएस। तो क्या हो जाएगा, ही गोज। अच्छा जाने का स्थान तो दिया नहीं है, बस यही ना दिया हुआ, जाता है, काम खत्म। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। वह जाता है, इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही गोज। समझ में आया, समझ में आया दोस्त। एक बार और देख लो, हमने किया क्या, एक वाक्य लिखा था वह जाता है, हमने चुपचाप क्या किया कि इसके लास्ट में देखा कि है क्या, तो हमें मिला लास्ट में तो भैया ता है। क्या है, ता है। तो ता है, अब हम खोजेंगे कि जो 12 टेंसेज होते हैं उसमें ता है किसका पहचान है, तो हमें जवाब मिला कि भैया ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम समझ गए कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने पर हमें पता चला कि यार यहाँ तो 3 तरह का सेंटेंसेज है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो हमने देखा कि भैया ये किस तरह का सेंटेंस है, तो हमें भी कहीं भी नहीं शब्द नहीं मिला, कहीं भी नहीं शब्द नहीं मिला, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है। कहीं भी कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिला, एक सेकेंड, एक मिनट, कहीं भी कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिला, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं है, तो क्या है, अफर्मेटिव है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम ये होता है, हमने चुपचाप नियम लगा दिया। नियम क्या है, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट में क्या है भैया, सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में वह जाता है में हमने कौन का प्रयोग कर दिया, जवाब मिल गया वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो क्या लगा दिए, वह का मीनिंग ही। अगर लड़की रहता तो यहाँ सी लिखते, अगर निर्जीव वस्तु रहता तो यहाँ क्या लिखते, डैट लिखते। उसके बाद नियम है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जाना का होता है गो, सेकेंड होता है वेंट, थर्ड होता है गॉन। गो वेंट गॉन, तो पहला होता है गो, गो लिख दिया हमने। नियम है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है हमको, तो हम यस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो या ओ हो। कहा शब्द के अंतिम में अगर आते हैं नाउन या वर्ब के, तो ई एस लगाते हैं। तो देखो लास्ट में क्या आया, ओ, तो ओ आया तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। अगर वाई रहता तो वाई को हटाकर क्या लगा देते, यहाँ आई ई एस लगा देते। अगर बाकी कुछ रहता तो क्या लगा देते, यहाँ पर एस लगा देते। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी को अब देखेंगे हम, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसी को देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बना लेंगे इसी का। अच्छा निगेटिव और इंट्रोगेटिव देखिएगा, देखना इसी का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इसी टेंस का अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना के देखेंगे। देखना, वह जाता है, इसका सिंपल क्या था, ही गोज।
अभी हमने बनाया था इसका सिंपल सेंटेंस क्या था, ही गोज। अगर यही निगेटिव रहता, वह नहीं जाता है, क्या रहता, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो देखना हम क्या करेंगे, चुपचाप आपको बताया था एकदम एक ही नियम, जैसे गणित में होता है ना फार्मूला, एकदम वैसा ही इस्तेमाल करो दोस्त। अंग्रेजी कठिन नहीं है, तुरंत एकदम समझ में आएगा, एकदम गणित की तरह चलो, जैसे फार्मूला पकड़ लो, उसी फार्मूला पर रन करो आप। देखना वह नहीं जाता है, ये वाक्य लिखा है। अब हमें ये नहीं पता है, भूल जाओ कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, भूल जाओ कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बस सॉरी ये मत भूलना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी तब। अगर आप यही भूल गए कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सॉरी, अगर आप यही भूल गए कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब तो सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं ना कि उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए ना, उद्देश्य भूलेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए हम ये वाक्य देखेंगे, हम चुपचाप क्या करेंगे, हम भूल गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, हम क्या किए, हम भाई देख लिए कि ये एक वाक्य लिखा है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। देखना, अच्छा ये सेंटेंस क्या, वह नहीं जाता है। हम बताए हैं कि टेंस पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, उसका पहचान। कोई भी वाक्य लिखा हो उसके अंतिम में आप देखिए क्या लिखा है, ता है, क्या लिखा है, वह जाता है, लास्ट में क्या आया, ता है। तो ता है किसका पहचान है, ता है किसका पहचान है, टेंस 12 टेंस होते हैं, उसमें 12 टेंस में ता है किसका पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमें एक चीज तो पता चल गया ये वाक्य देखकर कि भाई ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो 3 तरह के सेंटेंसेस मिल जाएंगे, किसी भी टेंस में जाइए आप तो 3 तरह का तो मिलेगा ही, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब साधारण या सिंपल, और निगेटिव मतलब नकारात्मक है, कि प्रश्नवाचक या मतलब इंट्रोगेटिव है। तो इस वाक्य में क्या आया है, कहीं भी नहीं शब्द आया है, तो हाँ दिखा हमें नहीं शब्द आया है। तो नहीं का मतलब क्या हो गया कि भैया ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। ये देखना कौन सा सेंटेंस है, तो ये है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। अब हम तुरंत पकड़ लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। तो देखो मैंने नियम लिखवा रखा, पीछे मैंने नियम लिखवाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है। देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है, अदर, क्या होता है, अदर। ये निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है। हम क्या करेंगे दोस्त, देखना पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। नियम कहता है ना भाई कि निगेटिव सेंटेंस बनाने का ये नियम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए वाक्य में किसका प्रयोग कर देंगे, कौन का। कौन नहीं जाता है, वह, कौन नहीं जाता है वह, तो कौन का प्रयोग हमने कर दिया, हमें जवाब क्या मिला, वह। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट हो गया, तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह क्या है, लड़का है, तो लड़का के लिए वह का मीनिंग क्या लगा देंगे, ही। क्या लगा देंगे, ही। उसके बाद देखना हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी ये लिखना भूल गया था मैं, इसी को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, एक सेकेंड, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट हमने लगा लिया, अब क्या करेंगे हम, डू या डज में से कोई लगाएंगे। सहायक क्रिया 2 है, एक डू है एक डज है, तो कब डू लगाएंगे कब डज लगाएंगे। हमने जब आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखवाया था अभी पीछे, तो मैंने एक स्टार बनवा के नोट लिखवाया था। उस नोट में लिखवाया था कि अगर एक वचन करता रहे तो उसके साथ डज लगाएंगे, और अगर बहुवचन करता रहे तो उसके साथ डू लगाएंगे। देखो जैसे संस्कृत में होता है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, तो इसमें ऐसा इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में क्या है, अगर एक व्यक्ति है तो एक वचन है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है,
या सिंगुलर वर्ब है। अगर दो व्यक्ति हुए मतलब मोर देन वन हुआ तो समझिए कोई बहुवचन है, चाहे 2 मिला रहे, चाहे 3 मिला, चाहे 10, चाहे 1000 मिला, कोई भी रहे, हम अगर एक से अधिक हुआ तो उसे बहुवचन मानेंगे। तो देखना, हम सब्जेक्ट लगा लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही। उसके बाद डू या डज में से हमें चूज करना है कि कौन सा लगाए। तो भैया ही क्या है, वह एक वचन है, क्या है, वह एक वचन है। तो एक वचन है तो डू या डज में से क्या लगा देंगे, डज। क्या लगा देंगे, डज। उसके बाद देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज में से हमने एक लगा दिया। उसके बाद क्या नियम है, नॉट। तो क्या लगा देंगे, नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब खोजने के लिए मैंने आपको बताया था सॉरी, देखना, मेन वर्ब खोजने के लिए मैंने क्या बताया था कि वाक्य में क्या का प्रयोग कर दीजिए। तो क्या का प्रयोग करिए, वह क्या करता है, जाने का कार्य करता है, जाता है। वह क्या करता है, जाता है। तो जाने का कार्य करता है तो जाने का कार्य करता है तो जाता क्या हो गया, मेन वर्ब। तो जाना का मीनिंग क्या होता है, गो होता है। क्या होता है, गो। अच्छा, यहाँ यस या यस नहीं जोड़ेंगे, नियम में नहीं है। देखो आप, सब्जेक्ट सहायक क्रिया में डू या डज में से कोई एक लगाना है, नॉट लगाना है, मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद क्या करना है, ही डज नॉट गो। उसके बाद कहाँ नहीं जाता है, कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, कहीं भी कुछ स्थान नहीं दिया है। तो लास्ट में क्या लगा देंगे, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो क्या हुआ, ही डज नॉट गो, यानी कि वह नहीं जाता है। हिंदी है वह नहीं जाता है, इंग्लिश है ही डज नॉट गो। इसी को मतलब शॉर्टकट में कितना लोग लिखते हैं ऐसे, एंटी। ठीक है, तो इसको कैसे बोल देंगे, ही डजंट गो। अक्सर स्पीकिंग में ये इस्तेमाल होता है, बाकी ग्रामर में तो आप ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ही डजंट गो या ही डज नॉट गो, चाहे जैसे भी। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, उसके अंत में हम देख लेंगे कि जैसे 12 टेंस जब आप पढ़ लेंगे ना, 12 के 12 टेंस, तो 12 के 12 टेंसों के पहचान पता हो जाएंगे आपको। तो आप कोई भी वाक्य लिखिए, कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, आप देख लेना कि वह वाक्य किस टेंस का है। उस टेंस में जी, जाहिर सी बात है भाई, जब आपको पता हो जाएगा कि किस टेंस का है, तो उस टेंस का तो मैंने नियम लिखवा रखा होगा कि हाँ भाई इस टेंस में ये नियम है। तो आप देख लीजिएगा कि जिस टेंस का है उस टेंस में किस तरह का सेंटेंस है, उस सेंटेंस को बनाने का क्या नियम है, और वही नियम लिखकर जस्ट उसी नियम के अनुसार उसको भर दीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। नियम में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट खोजना मैंने बता ही रखा है भाई, कौन का प्रयोग कर देना वाक्य में, सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या रहेगा, ये सहायक क्रिया रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो उसमें नियम लिखाया रहेगा, तो जो उसमें नोट करके मैंने लिखवा दूंगा कि किस कर्ता के लिए कौन सा सहायक क्रिया प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया रहेगा तो मुख्य क्रिया में आप क्या का प्रयोग कर दीजिएगा, क्या का प्रयोग करके मुख्य क्रिया खोज लीजिएगा, और उस तरह से आप नियम अप्लाई करके सेंटेंस कंप्लीट करिएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने ही मैंने नियम रखा, नियम के अनुसार भर दिया, ट्रांसलेट कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। इसी को देखना, अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे देखना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ क्या है, ही डज नॉट, ये था निगेटिव। ठीक है, इसी का अगर इंट्रोगेटिव अगर बनाए, मान लो ये सेंटेंस हो जाता है, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये जरूर लगाना भाई, भूल मत जाना। क्या वह क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है, ये वाक्य लिखा है आपके सामने, ये वाक्य लिखा है। मैंने पहले ही कहा था कोई भी वाक्य लिखा हो भूल जाओ किस टेंस का है, मत देखो किस टेंस का, याद मत करना, समझना। ठीक है, याद करोगे तो भूल जाओगे, समझे रहोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, देखना, वाक्य लिखा है क्या वह नहीं जाता है, चुपचाप आप करना क्या, चुपचाप लास्ट में देखना आप क्या है। देखो भैया लास्ट में है ता है,
पहचानेंगे कि 12 का 12 टेंस जो हम पढ़े हैं उसमें किस टेंस का है। ये तो देखो ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह का ये वाक्य है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है कि नकारात्मक वाक्य है कि साधारण वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि सिंपल। तो आपने देखा कि इसमें कौन सा शब्द आया है, क्या शब्द आया है, क्या आया, क्या शब्द। क्या शब्द आने का मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा प्रश्नवाचक वाक्य है तो अब हम क्या करेंगे कि भैया प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो नियम लिखाया गया है। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब सेंटेंस बनाने का नियम क्या है। दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब सेंटेंस बनाने का नियम क्या है। तो भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ये, आपने देख लिया। उसके बाद अब देखिए कि जो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, वाक्य के बीच में आया है कि वाक्य के शुरू में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वाक्य के कहाँ आया है, शुरू में। कहाँ आया है, वाक्य के शुरू में। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अभी हमने नियम लिखवाए हैं पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के, उसमें आप देखिएगा दो नियम लिखवाया गया होगा। पहला लिखवाया गया होगा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, और दूसरा लिखवाया गया होगा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। देखना, जब प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला लिखवाया गया होगा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, क्योंकि ये वाक्य के शुरू में आया तो हम शुरू वाला नियम देखेंगे। तो लिखवाया गया होगा डू या डज, ऐसे लिखवाया गया होगा। लिखवाया गया होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर लगा देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, भूलना मत। ठीक है, देखना ये है बनाने का नियम। कब, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तब। किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो कैसे बनाएंगे, एकदम वही नियम, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पर हमें पहले लिखना है सहायक क्रिया। क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है सहायक क्रिया। तो भाई जो सहायक क्रिया होता है ना सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, याद रखना, ये चीज भूलना मत। मैंने बताना शुरू में भूल गया था, आप देख लो। सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। किसके अनुसार लगता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हम सेंटेंस बनाते समय शुरू में क्या है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि भैया सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो नियम कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, लेकिन हम कहेंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब ही पहले, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार ये फिर लगा देंगे, फिर बाकी ज्यों का त्यों जैसे नियम कहता है वैसे मूव करेंगे। देखना, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट खोजने के लिए वाक्य में कौन का प्रयोग करिए। कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है वह, कौन नहीं जाता है वह का तीन मीनिंग ही, सी और दैट। लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो सी, निर्जीव वस्तु रहेगा तो दैट लगाएंगे। तो ये देखना कि वह लड़का है तो वह का मीनिंग हो गया ही। क्या हो गया, ही। अच्छा, ही एक वचन है, इसका मतलब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। तो देखना डज, क्या लगा देंगे, डज। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, इंग्लिश लिखते समय जो पहला लेटर होता है ना वो कैपिटल लिखा जाता है, बाकी सब स्मॉल लिखा जाता है। लेकिन अगर नाम हो तो नाम कहीं भी रहे उसका पहला लेटर क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही कैपिटल था इसको क्या कर देंगे, स्मॉल में कर देंगे। डज ही, देखो डज ही, मैंने क्या किया नियम के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब में देखा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ये नियम है, तो मैंने पहले सब्जेक्ट लगा दिया ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डज। मतलब इतना नियम कंप्लीट हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा रखा है, सब्जेक्ट लगा रखा है। उसके बाद क्या है, नॉट। अगर वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो वाक्य में कहीं नहीं शब्द है, हाँ है, तो क्या लगा देंगे, नॉट। यहाँ तक कंप्लीट। मैंने पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे तो सब्जेक्ट के अनुसार बाद में हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन अगर प्रश्नवाचक वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो सब्जेक्ट से पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही,
सब्जेक्ट चूंकि एक वचन था तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब खोजने के लिए मैंने किसका प्रयोग बताया है, वाक्य में क्या का प्रयोग कर दीजिए आप, किसका प्रयोग, वाक्य में क्या का प्रयोग कर दीजिए। तो वह क्या करता है, जाता है, वह क्या करता है, जाता है, जाने का कार्य कर रहा है। तो जाना क्या हुआ, मेन वर्ब, और जाने का मीनिंग क्या होता है, गो। तो क्या होगा, डज ही नॉट गो। अच्छा, स्थान दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर में कोई स्थान दिया है, क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं, खत्म। लास्ट में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लास्ट में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखना, ठीक है, समझना। अब हम क्या करेंगे, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, क्या है सेंटेंस, वह क्यों नहीं जाता है। अब देखना, फिर वही चीज, अब भूल जाओ कि किस कौन सा टेंस है, क्या नहीं है, सब भूल जाओ। बस ये देखो कि ये वाक्य लिखा है, हमको इसको ट्रांसलेट करना है। आप सबसे लास्ट में देखना दोस्त, लास्ट में देखना क्या है, ता है, क्या है, ता है। कौन सा टेंस मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ता है वाक्य के अंत में आया तो किसका पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर हम क्या करेंगे, सेंटेंस खोजेंगे, कौन सा सेंटेंस है, देखना क्यों आया है, क्या आया है, क्यों। क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कौन सा देखेंगे भाई, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, दो नियम है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो ये कहाँ आया है, बीच में, कहाँ आया है, बीच में। तो हम क्या करेंगे कि वाक्य के बीच में आया तो इंटरोगेटिव में दूसरा वाला नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाने का नियम क्या है कि पहले WH वर्ड लिखते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, प्लस क्या लिखते हैं, नॉट, प्लस का लिखते हैं, नॉट, प्लस का लिखते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं अदर, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये नियम है, मैंने पहले ही लिखवाया है, ये जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे तभी मैंने लिखवाया था। तो ये नियम होता है कब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसमें भी दो नियम, कब, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो ये नियम अप्लाई करेंगे। अच्छा देखना, वह क्यों नहीं जाता है, तो वह क्यों नहीं जाता है हम पहले पहचान देख लेंगे भाई, क्लियर हो गया है। क्यों आया है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बीच में आया है, यानी कि बीच वाला नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, देखना WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब होता है जो क्वेश्चन वर्ड है पहले वो लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों, तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, क्या होता है, वाई। उसके बाद देखो WH वर्ड के बाद नियम क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब जब भी लगता है, अरे यार सॉरी गलत हो गया यहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहेगा नॉट, क्या रहेगा, नॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सॉरी गलती हो गया तो वहां पर ना, देखना डू या डज के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, एक सेकेंड यार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके अनुसार डू या डज लगाएंगे। तो देखो सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं भाई, हमने WH वर्ड लगा दिया, बाद में है हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए आप वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे, क्या का, सॉरी कौन का, तो कौन का प्रयोग करेंगे, तो कौन नहीं जाता है, वह क्या है, लड़का है, तो वह लड़के के लिए क्या मीनिंग हो जाएगा, ही क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया डू या डज में से किसका प्रयोग करेंगे, हमने नोट में लिखवा रखा है, किसका प्रयोग कर देंगे, हम डज का प्रयोग कर देंगे। तो वाई डज ही, मतलब कि क्या है, WH वर्ड लग गया, WH वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट भी लग गया। तो सब्जेक्ट भी लग गया यानी WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद देखना नियम में क्या कहता है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है। तो अगर नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं शब्द है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, देखो WH वर्ड हमने लगाया, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर सब्जेक्ट,
उसके बाद नॉट लगा दिया। किसकी बारी? मेन वर्ब की बारी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो मेन वर्ब खोजने के लिए क्या का प्रयोग कर देंगे? वह क्या करता है? तो जाने का कार्य करता है। जाने का मतलब क्या हो गया? क्या का प्रयोग करेंगे तो मिलेगा ना, वह क्या करता है तो जाता है। तो जाने का कार्य करेगा तो क्या लगा देंगे? उसका मीनिंग गो। उसके बाद कोई स्थान है, मतलब कुछ है कि कहाँ जाता है, क्या करने जाता है, कुछ नहीं पता है, खत्म। लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या बन जाएगा? वाई डज ही नॉट गो। देखो इतना सेंटेंस मेरे दोस्त बन गया, ठीक है। ये पहला सेंटेंस था इसीलिए इतना टाइम लगा, सॉरी पहला टेंस था इसीलिए इतना टाइम लगा पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। कोई भी टेंस हो, आगे हम ये तो खत्म हो गया। अब ऐसे 11 टेंस और बचे हैं। हम चुपचाप किसी भी टेंस का परिभाषा देखेंगे, परिभाषा का मतलब उसकी पहचान देख लेंगे। पहचान के बाद उसका सहायक क्रिया देख लेंगे, उसमें देख लेंगे कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा और उसके बनाने का नियम। जो 3 तरह के सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसके बनाने का नियम देख लेंगे। और चुपचाप सेंटेंस कोई भी रहेगा तो पढ़ेंगे, पहचानेंगे किस टेंस का है, उस टेंस में किस टाइप का है, मतलब सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, वो वाला नियम लगा देंगे। चुपचाप ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार ट्रांसलेशन तो मतलब क्या ही है, मतलब आप बना दिए तो समझिए क्या ही है आप। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सब नियम है। तो देखो नियम से चलोगे तो ठीक ही है, जो बिना नियम के चलते हैं तो समझते ही वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम क्या करेंगे, सेंटेंस बना, सॉरी इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखो समझ गए ना, कोई भी आगे अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है। एक और आप ट्रांसलेशन इसमें देख लो। जैसे देख लो ये सेंटेंस, ठीक है, जैसे देख लो ये सेंटेंसेस है, ठीक है। एक और उदाहरण ये देख लो, फिर उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम मूव करेंगे, ठीक है। देखिएगा जैसे ये सेंटेंसेस है तो पहले हम क्या करेंगे, चुपचाप लास्ट में देखेंगे क्या है, ताहे है। ताहे किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इस वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द नहीं है और कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। इसका मतलब ये ना ही नेगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव है। टेंस तो पता है ये प्रेजेंट इंफिनिट का है क्योंकि ता है आया। अब उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन का प्रयोग? कौन पूर्व में उगता है? सूर्य। तो क्या हो जाएगा? द सन। उसके बाद क्या होता है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। थोड़ा सा दोस्त यहाँ पर सॉरी गलती हो गया यार, बताना भूल गया था मैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेना, ये जो सिंपल सेंटेंस में जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं ना, वो सिर्फ अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तभी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। ये समझ लो यार, नहीं तो कहोगे कि बताया ही नहीं। देखो ये जो सिंपल प्रेजेंट का नियम है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस का, ये जो मैं नियम लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये जो मैं नियम लिखवाया था ना, थोड़ा सा यार ध्यान देना, मैं बताना भूल गया था। अरे यार ये मक्खी है। देखना क्या है कि अगर सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तभी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। कहने का मतलब कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है, ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी जाकर यस या यस लगाएंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। नोट में कहीं लिख लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य बनाते समय अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तभी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। अगर बहुवचन है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। देख लेना, इसको मैं बनाऊंगा ना, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस क्या था, सेंटेंस क्या था कि सूर्य पूर्व में उगता है। क्या था? सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, सॉरी सूर्य पूर्व में उगता है, ये वाक्य था।
सूर्य पूर्व में उगता है। यही तो सेंटेंस था ना, साफ साफ लिखिए यार। एक सेकेंड। सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, देखना लास्ट में क्या है, ता है आया, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या करेंगे, कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नियम लगा देंगे। पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो कौन पूर्व में उगता है, सूर्य। सूर्य का मीनिंग क्या हो जाएगा, द सन। क्या हो जाएगा, द सन। उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। लेकिन अभी आपको बता दिया ना, मैंने भूल गया था, देखो बता गया ना कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो मेन वर्ब खोजने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, क्या का। ठीक है, सूर्य पूर्व में क्या करता है, तो उगता है। उगने का कार्य, उगना का क्या मीनिंग होता है, राइज। क्या होता है, राइज। तो द सन राइज। देखो सन, ये चूंकि ये एक वचन है इसलिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, तो इसमें जोड़ देंगे यस। तो द सन राइजेज। कहाँ उगता है, स्थान दिया है, कहाँ, पूर्व में, सॉरी दिशा दिया है पूर्व में। तो उसके बाद क्या लगा देंगे, मे का इन द, पूर्व का इन द ईस्ट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सूर्य पूर्व में उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। मान लो अगर ये सेंटेंस होता, मान लो अगर ये, या पहले इसे देख लो फिर उसके बाद इसको देखेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। निगेटिव में देखो सूर्य पूर्व में नहीं उगता है। लास्ट में आपने देखा ता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। नहीं है मतलब निगेटिव हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव का नियम क्या होता है, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन का प्रयोग, कौन पूर्व में नहीं उगता है, सूर्य। सूर्य का मीनिंग क्या हो जाएगा, द सन। उसके बाद देखना डू या डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में। तो एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। द सन, सन क्या है, एक वचन है, तो क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगता है, नॉट। तो क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, उगना। उगना का होता है राइज, तो राइज। उसके बाद स्थान दिया है या कुछ दिया है, दिया है पूर्व में, कहाँ लगा देंगे, द सन डज नॉट राइज, कहाँ, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ तो क्या लगा देंगे, इन द ईस्ट। देखना अब क्या है, लास्ट में देखो ये वाक्य में लास्ट में क्या है, ता है। और क्या शब्द है, इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य के शुरू में है। इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव में पहला नियम जो होता है ना, कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तो नियम क्या कहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाएंगे। तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। देखो इतना तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक क्लियर कर रखा है पीछे, आपने देखा भी है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखना सूर्य क्या है, सब्जेक्ट है, कौन पूर्व में उगता है, सूर्य। तो क्या हो जाएगा, द सन। द सन एक वचन है, तो क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब डज। तो सूर्य में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, द सन। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ कहीं नहीं शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, उगना। उगना का मीनिंग होता है राइज, राइज हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या अदर कुछ दिया है, दिया है, दिशा दिया है पूर्व में, तो क्या लिख देंगे, इन द ईस्ट। लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से जैसे ये है, सूर्य पूर्व में क्यों उगता है, लास्ट में ता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बीच में आया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो वाला नियम लगाएंगे जिसमें क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है, तो उसमें नियम क्या कहता है, पहले WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों है, क्यों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन का प्रयोग, कौन पूर्व में उगता है, सूर्य। सूर्य हो गया सब्जेक्ट, द सन। क्या हो गया, द सन। द सन क्या है, सन एक वचन है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, डज। क्या लगा देंगे, डज। देखो WH वर्ड लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद नियम क्या कहता है, अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, सूर्य पूर्व में क्या करता है, उगता है, उगने का कार्य कर रहा है। क्या का प्रयोग कर दीजिए वाक्य में,
कि सूर्यपुर में क्या करता है, मेन रूप खोजने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, तो उगने का कार्य करता है। उगने का मीनिंग क्या होता है, राइज, तो राइज लगा दिया। उसके बाद कुछ दिया है, कहाँ उगता है, कब उगता है, तो हाँ दिशा दिया है पूर्व में, तो क्या लगा देंगे, मे का मीनिंग हो जाएगा इन द, और पूर्व का हो जाएगा ईस्ट, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह से जो है हम क्या करेंगे कि वाक्य पहले पहचानेंगे किस टेंस का है और किस तरह का वाक्य है, उस टेंस में उस तरह का वाक्य बनाने का कौन सा नियम होता है, भर देंगे और ट्रांसलेट कर देंगे। देखो यही है, हर टेंस जो भी हम इसके आगे टेंस पढ़ेंगे उसमें यही नियम अप्लाई करेंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ रिवीजन है कि आप जितना रिवीजन करेंगे आपका ये तेज होगा उतना ही, ठीक है। वो कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप और प्रयास करते रहिए। या देखो ये मत सोचो कि आज ही आ जाएगा, हाँ एक दिन जरूर आ जाएगा, आज नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो जाके मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप क्या करेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो और क्या ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो इतना डीप में मतलब नहीं जाएंगे, क्योंकि डीप में तो समझा ही चुके हैं। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आगे पार्ट का ऐसे पढ़ेंगे, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे ऐसे फ्यूचर का भी पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चुपचाप आप पहचान बताएंगे, नियम बताएंगे और उसके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बताएंगे, और आप क्या करेंगे उसी ऑर्डर में बस समझा देंगे कि कौन सा पहचान है, क्या सहायक क्रिया, नियम क्या है। आप सेंटेंसेस अप्लाई, सेंटेंसेस पढ़िएगा और जो सेंटेंस रहेगा जिस टेंस का उसका नियम अप्लाई करके आप करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट कैसा लगा ट्रांसलेशन का, ये पहला पार्ट है। इसके आगे पार्ट सेकेंड, पार्ट 2, पार्ट 3 सब आएगा और लिंक में डिस्क्रिप्शन आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 का दिया रहेगा, ठीक है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आप भविष्य में कुछ देर बाद देख रहे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का, पार्ट 4 का जो भी है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए इसके आगे का पार्ट। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका अगर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।